नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है कार्यकारिणी कब। मध्य प्रदेश में अध्यक्ष बने बीडी शर्मा जी को काफी समय बीत गया। उम्मीद ये की जा रही थी जिस तरह से बीडी शर्मा ने अपने काम की शुरुआत की कि शायद कार्यकारिणी भी जल्द देखने को मिलेगी, लेकिन पिछली दफा को हम याद करें, चाहे नंद कुमार चौहान साहब के समय जो कार्यकारिणी बनी वही आज तक चली आ रही। बीच में राकेश सिंह भी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, लेकिन कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। अब चर्चा ऐसी है एक बार फिर, क्या कार्यकारिणी अगस्त माह में नई देखने को मिल जाएगी। इस बीच में कोरोना का संकट भी दिखाई दिया। खुद बीडी शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कोरोना की जकड़ में आए, अस्पताल में भर्ती रहे और अभी घर में क्वारंटाइन है। स्वाभाविक है ये सब चीजें कार्यकारिणी को टालेगी और टाल भी रही है। लेकिन अब चर्चा दूसरे तरह से होना है, क्योंकि हमने देखा मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से मंत्रिमंडल को विभाग देने की बात आई, फिर उसके बाद ये कहा गया है कुछ लोगों को कार्यकारिणी में एडजस्ट किया जाएगा। चर्चा ये भी है कि जब युवा के हाथ में मध्य प्रदेश की कमान है, तो क्या मध्य प्रदेश में कमान अगली जो है युवाओं को मिलने जा रही है कार्यकारिणी में? क्या ज्यादा से ज्यादा जगह युवाओं के हाथ में होगी, या पार्टी के अंदर जो दिखाई दे रहा है उसके अंदर खाने में कुछ और चल रहा है? वजह क्या? इस बीच आरएसएस प्रमुख भी भोपाल पहुंचे। उन्होंने निश्चित है कि बात हुई होगी। संभावना यह जताई जा रही है कि कार्यकारिणी को लेकर भी कुछ ना कुछ चर्चाएं हुई होंगी, लेकिन आरएसएस प्रमुख का अपना एक दायरा है, वो अलग तरह से काम करते हैं। लेकिन कार्यकारिणी में हो रही देरी को लेकर अब तरह तरह की चर्चा है। चर्चा यह भी है कि पहले क्या जेपी नड्डा अपनी कार्यकारिणी घोषित करेंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश को स्थान मिलेगा। चलिए, आज यही हमारा मुद्दा है, कार्यकारिणी कब, क्योंकि आरएसएस प्रमुख भी वापस लौट गए। मेरे साथ तीन मेहमान जुड़ रहे हैं। दुर्गेश शर्मा है, कांग्रेस के प्रवक्ता। दुर्गेश जी, आपका स्वागत है। साथ ही उमेश शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। उमेश जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही मेरे साथ शर्मा साहब रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीधे चलता हूं सबसे पहले उमेश शर्मा जी के पास। उमेश जी, कार्यकारिणी घोषित करना, कब घोषित करना, यह पार्टी संगठन का अंदरूनी मामला है, लेकिन युवा के हाथ में कमान है। आप भी युवा है, बीडी शर्मा जी भी युवा है, तो क्या ये माना जाए कि लगातार जो कार्यकारिणी टल रही है उसमें चर्चा ऐसी है कि इस बार युवाओं को ज्यादा जगह मिलने वाली, और कब तक दिखाई देगी कार्यकारिणी? मैं मनोज जी निश्चित रूप से इस बात की आपको आश्वस्ति देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की कार्य समिति बनेगी वो बहुत ही आइडियल बनेगी, बहुत आदर्श बनेगी, ऊर्जावान बनेगी और वैचारिक ऊर्जा से परिपूर्ण लोग उसके अंदर आपको दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी की इस बार की जो प्रांत इकाई की हमारी कार्य समिति बनना है वो बहुत आदर्श कार्य समिति का निर्माण होगा। और जहां तक टलना शब्द है, मैं आपके टलने शब्द से असहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है और पर्याप्त वैचारिक विमर्श किया जाता है। समय समय पर बहुत सारे कारण होते हैं कि जिनके कारण से विषयों की प्राथमिकता तय करी जाती है। जिस समय जिस विषय की प्राथमिकता होती है उस समय उस विषय पर निर्णय किया जाता है। और मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति, जैसा कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, कि बहुत जल्दी गठन हो जाएगा। और जैसा आपने सद्भावना व्यक्त करी है कि वह बहुत ही ऊर्जा धर्मिता से परिपूर्ण कार्यकारिणी होगी, निश्चित रूप से इस बार की भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी में आपको ओजस्विता भी दिखाई देगी, तेजस्विता भी दिखाई देगी, वैचारिक धर्मिता भी दिखाई देगी। और आपको इस समय की जो कार्यकारिणी अब प्रस्तावित है और बनने जा रही है, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की ये कार्य समिति जो है वो आदर्श कार्य समिति होगी। नहीं, ये सवाल इसलिए भी है उमेश जी कि हमने देखा जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने उसके बाद फिर कई तरह के सवाल उठते रहे कि कांग्रेस में नियुक्तियां नहीं हुई है, वर्षों बीत गए, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आप लोग क्यों इसमें? आप देखिए, नंद कुमार चौहान साहब बने, उसके बाद कोई कार्य समिति देखने को नहीं मिली। उसके बाद फिर हमने देखा राकेश जी आए, उन्होंने पूरा एक अपना कार्यकाल पूरा किया, एक चुनाव करा दिया, लेकिन कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। अब बीडी शर्मा है और बीडी शर्मा के आने के बाद ऐसे बहुत सारे काम हुए, तो उम्मीद ज्यादा है लोगों को। बिल्कुल, निश्चित रूप से बीडी भाई साहब के आने के बाद उम्मीद ज्यादा है और भारतीय जनता पार्टी भी बहुत उत्साहित है। पर जैसा मैंने कहा है कि विषयों की प्राथमिकता होती है। जिस समय राकेश सिंह जी आए थे, हमको निरंतर चुनाव का सामना करना पड़ा था। विधानसभा के चुनाव आए, लोकसभा के चुनाव आए और भारतीय जनता पार्टी की अपनी व्यस्तता होती रही। और उस समय की जो कार्यकारिणी नंदू भैया के समय की बनी हुई थी, वो कार्य समिति यथावत काम करती रही। और उस कार्य समिति के चलते कहीं भी ऐसा कार्य के अंदर कोई प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा अंश मात्र भी एहसास नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है कि मैंने जैसे कहा कि विषयों की प्राथमिकता होती है
और इस बार भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी समिति जो भाई साहब वी डी शर्मा जी के नेतृत्व में जा रही, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी हम सबके सामने होगी। जी दुर्गेश शर्मा जी, बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जब तक कभी कांग्रेस से बात होती है तो कुछ सवाल जरूर कांग्रेस उठा देती है। क्या कार्य समिति का गठन नहीं होना बीजेपी का कुछ दिखाई देता है कांग्रेस को? तो भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक लड़ाई है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी का मालिक कौन है, क्योंकि हमेशा से इसका मालिक जो है नागपुर रहा है, वहीं की लाठी पे चला है। पर आज की डेट में जब से मान्यवर सिंधिया जी इनके साथ हैं, इनके मालिक की इस वो बदल चुकी परिभाषा। जो मंत्रिमंडल में हमने देखा 14 विधायक ऐसे लोग जो विधायक नहीं है आज मंत्रिमंडल में। आप ये देखिए कि सरकार आज इतने दिन चलने के बाद भी मंत्रियों में जो जिला बांटने की प्रोसेस है उसको पूरा नहीं कर पा रही। इसलिए नहीं कर पा रही कि मालिक वहां पर कई हो चुके हैं और हर मालिक को उनको सुनना है। तो इसीलिए सवाल उठता है कि क्या जो संगठन की बात आ रही है, पिछले अध्यक्ष महोदय तो बना ही नहीं पाए थे जब उनके पास में मालिक की संख्या कम थी, उसके बावजूद अब तो उनके मालिक और बढ़ गए हैं। तो फिर देखते हैं साहब कौन को क्या संगठन बनाते हैं। अब ये जैसा संगठन बना है हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो सिर्फ जनता की सेवा करना है और जनता के बीच में रहना है। और जनता के संग जो इन्होंने गद्दारी करी है उसका जवाब चुनाव में हम इनको देना चाहते हैं। बस हमारी उद्देश्य वही है, हम उस पर काम कर रहे हैं। जी, सुरेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेश शर्मा जी, क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति को लेकर, कार्यकारिणी को लेकर? ये कहा जाता रहा है कि जल्द दिखाई देगी, लेकिन हमने देखा एक पूरा कार्यकाल राकेश सिंह का बीता जिसमें कहीं कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। हाँ, चुनाव थे बीच में, ये बात सच है, लेकिन क्या आपको लग रहा है अभी भी लगातार टलना? हालांकि कोरोना बीच में दिखाई दिया, वी डी शर्मा खुद उससे प्रभावित हुए, शिवराज सिंह चौहान खुद उससे प्रभावित हुए। उस बीच में चर्चा भी थी कि वो किसी सूची को लेकर दिल्ली जाने वाले हैं, लेकिन वो टल गई। क्या ये माना जाए कि पहले केंद्र बाद में राज्य? मनोज जी, ये सबसे पहला सवाल ये बनता है इसमें जो मेरी तरफ से बनता है वो ये बनता है कि जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, निर्वाचन आयोग से भी जुड़ी हुई और पार्टियों के संविधान से भी जुड़ी हुई, उसके अंदर चुनाव प्रोसेस पूरे करना पड़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चुनाव प्रक्रिया का पूरे तौर पर पालन करती हुई नहीं दिख रही है। क्योंकि जब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी बने थे, उसके पहले भी उन्होंने जो चल रही कार्य समिति थी यथावत रखा और उसको जारी किया, परंतु ऐसा कोई प्रेस बयान जारी नहीं हुआ कि हम उसी कार्य समिति को यथावत रखेंगे। और आवश्यकता अनुसार 2-4 लोगों को, जैसे मुख्यमंत्री 3 रिटायर हुए तो उनको उपाध्यक्ष बना लिया, उमा भारती जी को उपाध्यक्ष बना लिया, और इस टाइप से जो है उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स वाला कार्यक्रम चलता रहा, जबकि चुनाव प्रक्रिया पूरी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि मैं उमेश जी को सुन रहा था कि प्राथमिकताएं, देखिए जब संगठन ही प्राथमिकता में नहीं है तो क्या प्राथमिकता होगी? सबसे पहला काम होता है कि संगठन की प्राथमिकता होना चाहिए। हम संगठन निर्माण का काम करेंगे तब हम राष्ट्र निर्माण के लिए जुटेंगे। जो हम ये इस भय में ग्रस्त रहेंगे कि 4 लोग नाराज हो जाएंगे इसलिए हम जो है संगठन में जोड़ना घटाने का काम नहीं करेंगे, या जो है उसके अंदर 5 और बढ़ाते चले जाएंगे, तो मुझे लगता है ये प्रोसेस का जो है ये ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कभी ऐसा नहीं रहा। मुझे अच्छे से याद है कि जब सत्यनारायण जटिया मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे, तब जो है कप्तान सिंह जी महामंत्री संगठन थे और उन्होंने एक सूची बना करके रामलाल जी के पास भेजी थी कि ये संगठन का जो है हमने ढांचा तैयार किया है। और उन्होंने अपने जो उज्जैन वाले मित्र हैं, आप तो उनका नाम भी जानते हैं, उनको जो है उन्होंने ऐड कर लिया था, अतिरिक्त जोड़ लिया था, तो उस पर वो सूची वापस आ गई थी। जी। मैं कहना ये चाहता हूँ इस वाक्य के पीछे कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन निर्माण का काम संगठन महामंत्री करा करते थे। प्रभात झा जी के कार्यकाल के बाद से जो है एक परिवर्तन हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष करने लग गया। ये बड़ा चेंज हुआ है। ये आप पुराने वर्षों के इतिहास को, उमेश जी जानते होंगे इसको, पुराने वर्षों के इतिहास को देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन निर्माण का काम संगठन मंत्री करता था, महामंत्री संगठन जो है। और लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष करने लग गए। इसके कारण राजनीतिक फूट आ गया, लोग विश्वास नहीं करते, एक मेरे गुट का आ गया, तेरे गुट के आ गया। और जब संगठन मंत्री निर्माण करता था तब जो है पूरे के पूरे संगठन का समावेश होता था। फिर एक दूसरी बड़ी गंभीर बात मैं बताऊंगा आपको जिसके कारण टल रहा है, और वो इसलिए टल रहा है कि पहले संगठन के व्यक्ति संगठन के लोग हुआ करते थे, अब तो नेताओं के पट्टे होने लग गए। इस विधायक के 4 आदमी मंडल अध्यक्ष बनेंगे, इस दूसरे विधायक के 4 आदमी मंडल अध्यक्ष बनेंगे। ये जो प्रक्रिया जब से भारतीय जनता पार्टी में शुरू हुई है तब से संगठन का स्ट्रक्चर बिगड़ गया और उसके कारण दिक्कतें आ रही हैं। न राष्ट्र स्तर पर संगठन बन पाता है, न राज्य स्तर पर संगठन बन पाता है। जी जी जी।
उमेश जी सुन रहे हैं आप, हालांकि आप भी इससे दो चार हुए, मैं अब क्या कहूं आपको, पर सवाल यही है कि कब तक, और ये जो चीजें जिन पर सवाल, कुछ सवाल है सुरेश शर्मा जी के, वो आप भी सुन रहे होंगे, जवाब भी दे दीजिएगा। सुरेश जी भाई साहब, सुरेश जी साहब के विषय को मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था और मैं उनके रखे हुए पक्ष से पूरी तरह से असहमत भी नहीं हूँ, और मैं तो बल्कि यहाँ तक कहूंगा कि असहमत हूँ। उनका यह आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन महामंत्री होते हैं वे मातृतुल्य होते हैं और पूरे संगठन के कार्यकर्ता को समान भाव से स्नेह भी प्रदान करते हैं, और गुणदोष के आधार पर उनका विश्लेषण और उसका आकलन करने के बाद उनको उनके यथायोग्य दायित्व का प्रदान करने का दायित्व भी संगठन महामंत्री देखते रहते। पर भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी कार्यपद्धति है, उस कार्यपद्धति में निर्णयों की सामूहिकता सर्वोपरि होती है। किसी भी प्रकार का निर्णय संगठन में किसी भी स्तर पर लिया जाता है तो उस निर्णय में सामूहिकता होती है। एक टोली होती है, प्रदेश अध्यक्ष जी होते हैं, संगठन महामंत्री होते हैं, और भली भांति विचार पूर्वक करके किसी भी निर्णयात्मक विषय को अंतिम निर्णय देने का काम जो होता है वो सामूहिकता के आधार पर ही किया जाता है। और इसमें आप जरा सा भी आशंका मत रहिए कि भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का विवाद का भाव हावी हो गया है, रंचमात्र भी नहीं है, कतई भी नहीं है। कुछ अपवाद स्वरूप इस प्रकार का सुरेश जी का अपना अनुभव आया होगा किसी स्थान पर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उमेश शर्मा जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक कड़रविस पार्टी है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब बीजेपी बदल रही है। हम मामला मध्य प्रदेश का भी देख रहे हैं, मामला राजस्थान का भी देखा, जहां आप शायद चूक कर बैठे, अब जो नई चीजें दिखाई दे रही है। सवाल संगठन और सत्ता का नहीं, सवाल ये है कि जब बीजेपी में जो कैडर है वो बिगड़ने लगेगा तो क्या ये सब वजह बन रही है कि कुछ अब नए लोगों को एडजस्ट, एक नया शब्द आ गया है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कि अब एडजस्ट करना है, तो क्या एडजस्टमेंट गड़बड़ाया? ये शब्द भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया है। ये शब्द हमारे मीडिया के बंधु जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को जब अपने दृष्टिकोण से विश्लेषित करते हैं तो उनके अपने विश्लेषण में इस तरह के नए शब्दों का सृजन मीडिया के बंधु वर्ग भी करते हैं, हमारे कांग्रेस के बंधु वर्ग भी इस प्रकार के शब्दों का सृजन करते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी की परंपरा में, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति में और भारतीय जनता पार्टी के आचरण और स्वभाव में एडजस्टमेंट या समन्वय जैसा शब्द न कभी पहले आया है और न भविष्य में कभी आएगा। भारतीय जनता पार्टी में ये जरूर है कि प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए कार्य है और प्रत्येक कार्य के लिए कार्यकर्ता है। अब किस कार्यकर्ता के लिए कौन सा कार्य है, किस कार्य के लिए दुर्गेश शर्मा जी भी एडजस्टमेंट का जिक्र कर रहे थे। जी दुर्गेश शर्मा, उमेश जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दुर्गेश शर्मा जी भी एडजस्ट शब्द का इस्तेमाल शायद कर रहे थे सिंधिया जी का नाम लेते हुए। नहीं, अब दुर्गेश शर्मा जी को तो बोलने का नैतिक दायित्व इसलिए भी नहीं है कि उनके यहाँ तो अभी अंतरिम अध्यक्ष को बने 1 साल हो गया। सोनिया गांधी जी ने अभी कल परसों में अपने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा कर लिया। तो जो पार्टी अपने स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पा रही है, जिस पार्टी में विचार विमर्श इस आधार पे होता है कि इस बार ऐसा करते हैं या तो राहुल जी प्रियंका जी की माता जी को बना देते हैं, या ऐसा करते हैं कि राजीव जी की पत्नी जी को बना देते हैं, या ऐसा कर लेते हैं कि इंदिरा जी की बहू को बना देते हैं, या ऐसा करते हैं कि रेहान जी की दादी को बनाते हैं, और फिर पूरी पार्टी मिलकर यह तय कर देती है अच्छा ऐसा करते हैं कि वाड्रा जी की ससु माँ को बना देते हैं। जहाँ पर पूरी पार्टी एक परिवार से बाहर नहीं आ पा रही है, उनको मुझे लग रहा है कि हमारे संगठन के ऊपर उंगली उठाने का कोई नैतिक दायित्व है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है उसमें आंतरिक लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन कायदर में पार्टी है, और आप निश्चित रहिए कि भारतीय जनता पार्टी में एडजस्टमेंट, समन्वय और उत्कृष्ट करना ये शब्द ना कभी पहले रहे और ना भविष्य में कभी आए। कहने में अच्छा लग रहा है उमेश जी, लेकिन आप भी शायद समझ रहे होंगे। दुर्गेश जी क्या कहेंगे? हालांकि देखिए आपने ये कहा कि संगठन का अपना मामला है, लेकिन आपने जिक्र सिंधिया का भी किया था। मैंने सीधे सीधे इन पे जिक्र नहीं किया, इनसे जो आज इनके मालिकों की लिस्ट है, फहरिस्त है, उस पर बात करी। पहले संगठन महामंत्री, जो मेरे को जहां तक जानकारी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो आरएसएस से आता था। तो मैं पहले यही कह रहा था, मैंने यही बात दोबारा कहूंगा जी कि पहले पूरा का पूरा तय करने की जवाबदारी आरएसएस की होती थी, क्योंकि मालिक एक था, अब मालिक बढ़ चुके हैं। और जो बात ये कर रहे हैं कि भैया संगठन पे हमारा लोकतांत्रिक है, ये जो देश के लोकतंत्र को, देश की सरकारों को, देश की चुनी हुई सरकारों को, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खंडित कर रहा हो, वो अपने किस आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहा है। लोकतंत्र शब्द इनके ऊपर मुंह से सुन के थोड़ा सा मतलब मैं कहूंगा कि लोकतंत्र को मानने वाले या लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले लोग अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं।
तो ये लोकतंत्र को खंडित करने वाले लोग हैं। जब इन्होंने देश के लोकतंत्र को खंडित कर दिया तो ये अपने आंतरिक संगठन के लोकतंत्र की क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर जो कहने को कहते रहे, पर सत्यता सबके सामने है। और जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया और जो सुरेश शर्मा जी ने भी बात बोली कि कहीं ना कहीं ये अपनी संगठन में फेल हो रहे हैं, तो उसका कारण है कि इन्होंने अपनी सोच, अपनी नैतिकता, अपने विचारों को बदल दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालच में कुछ भी किसी भी स्तर तक जाने को तैयार रहते हैं। इसलिए अब इनका संगठन या जो इनकी वैचारिकता या जो इनके बारे में कहा जाता था कि साहब ये अलग सोच की एक संस्था है, वो खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, पैसा, सत्ता और लालच। सुरेश शर्मा जी, बीजेपी में ये कहा जाता था कि सत्ता का रास्ता भी संगठन से ही होता है, लेकिन बीते दिनों में ऐसा भी लगने लगा है कि सत्ता सर्वोपरि है, पहले सत्ता मिल जाए, संगठन तो है ही अपनी जगह। तो क्या ये जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, बाहर से लोगों का लगातार आना, काडर बदल जाना, ये सब चीजें आगे दिक्कत दे रही है और इसीलिए ये कार्य समिति में देरी हो रही है? नहीं, मैं इस दोनों के तालमेल को नहीं देखता कि इस टाइप की परिस्थितियों का तालमेल हो रहा। मैं ये मान करके चलता हूं कि जिस तरीके से सत्ता में बरसों बरस हमने देखा है आजादी के बाद से, जिस प्रकार से वैचारिक द्वंद चले हैं, जैसा शैली में आपने कहा है मैं वही जवाब दे रहा हूं, जैसा वैचारिक द्वंद चले हैं कि यदि धार्मिक आधार पर देशों का विभाजन होता है तो हम जो है उस धार्मिक आधार को स्वीकार नहीं करते क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष बनने की कोशिश करते हैं। जब इंदिरा जी आपातकाल में आती है तो प्रियम्बल बदल देती हैं और उसके अंदर एक पंथ निरपेक्षता डाल देती हैं, जो समता मूलक समाज की जगह जो है वो पंथ निरपेक्ष लेकर के आ जाती हैं। तो जिस तरह से, और सोनिया जी जब देश का संचालन करने लगी मनमोहन जी के माध्यम से, तब उन्होंने जो है ईसाइयत को इतना आगे बढ़ा दिया ताकि कि राष्ट्रवाद जो है वो बहुत गौण हो गया था। और यही वैचारिक विचारधारा जो है मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी संघ की रही है कि उन्होंने उसको प्रतिस्थापित नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में वापस किया है, जो राम मंदिर के निर्माण तक पहुंची है। तो ये एक द्वंद जो है जिसको हम धार्मिक सामाजिक द्वंद कह सकते हैं, जो राजनीतिक सत्ता जो है वो ईरान में भी करती है और अमेरिका में भी करती है और रूस में भी करती है। तो ये एक अलग विषय हो गया था जिसका चर्चा आई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता कभी भी विचारधारा से हटी है। यदि विचारधारा से हटती तो राम मंदिर का निर्माण नहीं होता, धारा 370 की समाप्ति नहीं होती। कोई विचारधारा से हटने का प्रश्न नहीं है। ये जो सत्ता के अंदर आने का लालच है, तो ये सत्ता का लालच स्वाभाविक रहता है। जब आप सत्ता में रहते हैं तभी आप परिवर्तन ला सकते हैं, नियमों में आप परिवर्तन ला सकते हैं, आप विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं। कि कभी भी जो है कोई प्रधानमंत्री और कोई भी ये मंदिरों में जाने से डरते थे, मस्जिदों और उसमें जाते थे, लेकिन आज जो है मंदिरों में भी जा रहे हैं। लेकिन क्या शर्मा जी ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी एक सेकंड लाइन की तरफ भी बढ़ रही है, इसलिए भी देरी हो रही? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो आप बताइए 50 से भीतर का लिया है सत्ता संगठन जो है, बिल्कुल सत्ता संगठन जो है वो 50 के भीतर लेकर के आ गए कि आप नए विचारों के साथ संगठन का सर्जन करिए। ये विलंब हो रही है, ये चिंताजनक है। मैं इससे सहमत हूँ, दोनों मित्रों की बातों से मैं सहमत हूँ। जो भी ये चिंता व्यक्त कर रहा है कि संगठन निर्माण में इतनी देरी क्यों हो रही है, ये एक है, इसको ये इस प्राथमिकताओं की आड़ में संगठन के निर्माण को रोका नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि केवल एक ही चीज होती है। यदि आज कोरोना से निपटने की बात है तो अर्थव्यवस्था की चिंता भी करना पड़ेगी, लोगों की रोजगार जा रहे हैं उनकी भी चिंता करना पड़ेगी। केवल कोरोना कहकर के दो चीजों को नहीं रोका जा सकता। इसलिए राष्ट्र का चलने का मतलब होता है सभी चीजें चलें। आप भोजन कर रहे हैं तो पानी नहीं पिएंगे क्योंकि पानी का संकट है, मुझे नहीं लगता कि ये तर्क है कोई। तो तर्क का मतलब ये होता है सत्ता में आप बैठे हैं तो आपको सारी चीजें करना पड़ेगी, आपको संगठन भी बनाना पड़ेगा, आपको देश की व्यवस्थाओं को भी सुधारना करनी पड़ेगी, बीमारी महामारी से बचना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको साथ लेकर के चलना पड़ेंगी, तभी तो आप नेतृत्व करने के लिए रास्ता बनता दिखाई दे रहा है आपको? क्या आपको लग रहा है कि ये सब चीजें अब दिखाई देगी? क्योंकि लगातार देरी कहीं अच्छे परिणाम की तरफ इशारा नहीं कर रही। नहीं, मैं ये मान करके चलता हूं कि अभी जो इंटरनल जानकारी है वो ये है कि संगठन निर्माण की प्रक्रिया लगभग पूरी है और सहमति, थोड़ा सा एक दो नामों पर असहमति जैसी चीजें कहीं बनी थी तो वो उसमें है। और नए लोग आते हैं तो स्वाभाविक है कि उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है, क्योंकि उनको परिवार में जोड़ा है तो परिवार के साथ जो है आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। ये भी कांग्रेस करती है और भाजपा भी यही कर रही है। ठीक, उमेश जी क्या माना जाए, नई कार्यकारिणी कब तक दिखाई देगी कार्य समिति आपकी? और क्योंकि अब जरूरत भी है, आने वाले दिनों में उपचुनाव भी होना है, संगठन का बड़ा खेल है, बड़ी जिम्मेदारी होती है चुनाव में। हालांकि सत्ता और संगठन में परिवर्तन है, पर सवाल यही है कि संगठन ही सत्ता तक लेकर जाता है। निश्चित रूप से मनोज जी, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये कार्यकारिणी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी घोषित करेंगे। अब वो कब तक हो पाती है तो प्रदेश अध्यक्ष जी ही ठीक ठाक से बता सकते हैं, क्योंकि उनके क्षेत्राधिकार का विषय है। और जो माननीय सुरेश जी भाई साहब कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि मेरा प्राथमिकता का आशय केवल इतना था
कि आप देखिए कि माननीय बीडी शर्मा जी के अध्यक्ष बनने के बाद से कोविड-19 का जो कहर था वो पूरे मध्य प्रदेश पे भी देश और विश्व की तरह बरपा था, और उस समय भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता उससे लड़ने की थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फीड नीट का कार्यक्रम दिया, पूरा मध्य प्रदेश उसमें जुट गया। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष कोरोना काल में खुद सड़कों पर उतरे। भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक का प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक कार्यकर्ता उस समय मैदान में जुटा था। तो प्राथमिकता से मेरा आशय केवल वही सीमित समझा जाए कि हमारी प्राथमिकता उस समय कोविड से लड़ने की थी, और उसके बाद का जो दृश्य बना है आपने देखा कि माननीय संगठन महामंत्री, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं संक्रमित हो गए। तो ऐसे समय में तो मुझे लग रहा है कि स्वाभाविक रूप से एक विलंब कार्यकारिणी में होना संभव था, पर आप विश्वास रखिए कि जो नवाचार भारतीय जनता पार्टी में आया है, और मुझे लग रहा है कि कोई भी राजनीतिक दल इतना बड़ा साहस नहीं दिखा सकता है जिस प्रकार का साहस भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शित करा। और मुझे लग रहा है कि आदर्श स्थिति है, एक आयु बंधन तय कर देना कि जिला अध्यक्ष इतनी उम्र के होंगे, मंडल अध्यक्ष इतनी उम्र के होंगे, और हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों के लिए भी एक लाइन तय कर देना कि हम लोग ऊर्जावान चेहरों को और नौजवानों को अवसर प्रदान करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक आदर्श बिंदु की प्राप्ति की तरफ अग्रगामी है। मैं समझता हूं कि उस आदर्श बिंदु की प्राप्ति का जो मंगलाचरण दिखाई देगा या पहला दृश्य दिखाई देगा कार्यकारिणी। दुर्गेश शर्मा जी, बीजेपी नवाचार की तरफ है, इसलिए देरी हो रही। भारतीय जनता पार्टी नवाचार करे या कोई भी विचार करे, सत्यता सबको मालूम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था खंडित करे। तो जिस तरीके से राम मंदिर पे माननीय सुरेश शर्मा जी ने बड़ा बखान किया और कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत सारी बातों का लांछन लगाने का प्रयास किया, माननीय सुरेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक आना भी राम मंदिर के लिए नहीं किया है। सरकार ने कुछ नहीं किया है, माननीय मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। न्यायालय ने निर्णय दिया राम मंदिर बनाने का, मोदी जी ने जाके राम मंदिर पे कब्जा किया है, अपने आप को वहां पर थोपा है, हिंदू और सनातन संस्कृति को कलंकित किया है। वहां पर राम मंदिर का निर्माण यदि सरकार की तरफ से होता, यदि सदन में प्रस्ताव लाके होता, तो मैं सम्मान के संग उनका नाम लेता, जैसा कि माननीय स्वामी जी ने, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी इस बात को स्पष्ट करा है। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी से लेकर पीवी नरसिंह राव से लेकर कांग्रेस के सारे नेताओं ने राम मंदिर निर्माण में अपनी भूमिका का दिया था, उसका भी जिक्र कर देते तो आपका भी सम्मान होता। लेकिन कार्य समिति के नवाचार पर भी कुछ बोल दिया दुर्गेश जी, परिलक्षित किया इस डिबेट के अंदर। साफ समझ में आता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के नहीं, संघ के कार्यकर्ता के रूप में, और पत्रकार नहीं, संघ के कार्यकर्ता के रूप में आप चर्चा कर रहे थे। आपका स्वागत है, जब आप चाहें संघ के कार्यकर्ता के रूप में और एक हिंदुस्तानी के रूप में आमने सामने बैठ जाए, सारी डिबेट कर ले, चाहे राम मंदिर पे चर्चा करना चाहे या 370 पे करना चाहे या अन्य किसी मुद्दे पर चर्चा सुरेश शर्मा जी कुछ कहना चाहेंगे? बैठे हर बात का जवाब देने को तैयार। सुरेश शर्मा जी, संघ का, मनोज जी, संघ का कार्यकर्ता होना गर्व की बात है, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं संघ विचारधारा को पसंद करता हूं, इसमें मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन मैं किसी अन्य विचारधारा को जो है नकारता नहीं हूं। कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, भाजपा की अपनी विचारधारा है, परंतु राष्ट्रवाद की विचारधारा को मैं स्वीकार करता हूं। इसमें मुझे कहने में कभी गुरेज नहीं रहा, ना दुर्गेश शर्मा जी को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। मुझे लग रहा हम बात कार्य समिति पर कर रहे थे, लेकिन बात मंदिर की तरफ चली गई। और मध्य प्रदेश में अब जिम्मा बीडी शर्मा के हवाले है। युवा नेता है, ऊर्जावान नेता है, छात्र राजनीति से निकलकर आए हुए नेता है, तो लोगों की नजरें भी टिकी है कि कार्य समिति में क्या युवाओं को स्थान मिलेगा। लेकिन लगातार होती देरी ये बताती है कि संगठन में भी बहुत अच्छा सब कुछ नहीं है, क्योंकि बात यदि हम दिल्ली से लेकर यहां तक करें तो दिल्ली की कार्यकारिणी भी घोषित होना है। तो क्या ये माना जाए कि पहले दिल्ली बाद में मध्य प्रदेश? चले, निगाहें बनाए रखिएगा और हम भी निगाहें बनाकर रखेंगे, लेकिन समझ आएगा कि कार्य समिति में कौन कौन दिखाई देता। चर्चा तो यही है कि इस बार जो चेहरे होंगे वो युवाओं के होंगे, पर कब, यही बड़ा सवाल। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए i-20 पर।